हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एक छोटे ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। और हमने चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो था ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वो अपन ने फिनिश कर लिया है। और जैसा कि हमारी बात हुई थी, हम अब अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे जिसका नाम है ऐसे 500 जो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 500 ऑडिट एविडेंस। अब जो बाकी का चैप्टर है वो ऑडिट एविडेंस पे ही बेस्ड है। होता क्या है, ऑडिटर को ओपिनियन देनी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब ये चीज एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास कुछ सबूत होने चाहिए, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा और जागते रहिएगा। पहले हम समझते हैं ऑडिट एविडेंस है क्या। इट इज इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर। ऑडिटर जो इंफॉर्मेशन यूज करता है जिसके आधार पर वो अपने कंक्लूजन्स बताता है या जिसके आधार पर वो अपनी ओपिनियन बताता है कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं, उन आधार को, उस बेसिस को हम कहते हैं ऑडिट एविडेंस। जैसे जनरल लेजर इनवॉइस, ये सारी चीजें जब वो चेक करता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इन सब को चेक करके वो ये डिसाइड करता है कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी हो सकती है जो रिकॉर्ड्स में है और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो ऑडिटी के यानी क्लाइंट की बुक्स में या रिपोर्ट्स में या उसमें नहीं लिखी हुई, फिर भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन आउटसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मिल सकती है और उसके बेसिस पे भी हम हमारे जो है कंक्लूजन्स या ओपिनियन बेस कर सकते हैं। जैसे मिनट्स हो गए, हमारे मैनुअल्स हो गए, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो बैलेंस शीट P&L में नहीं होती। एंटिटी की पॉलिसीज प्रोसीजर हो गई, वहां का इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम हो गया, मीटिंग के मिनट्स हो गए, कोई सर्कुलर आया वहां पे वो हो गया। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो बैलेंस शीट P&L जनरल लेजर के बाहर भी अवेलेबल है। इन सबको यूज करके हम कंक्लूजन्स निकालेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू या आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। आगे बढ़ते हैं हम। सो व्हाट इज द ऑडिटर ऑफ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ इस ऐसे के हिसाब से कि हम लोगों को इस तरीके से ऑडिट परफॉर्म करनी है कि मेरे पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ऑडिट एविडेंस लिखेंगे हम साथ में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट वर्ड जरूर जोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर कर सकते हैं तो। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको ऑब्टेन करने हैं। सिर्फ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करने हैं, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मतलब क्या? क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एविडेंस ऑब्टेन किया और कह दिया हाँ सब सही है। और अप्रोप्रिएटनेस क्या? अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी, रेलेवेंस। आप जो चीज चेक कर रहे हो उससे रिलेटेड वो एविडेंस है भी नहीं, उस एविडेंस की क्वालिटी कैसी है, दैट इज अप्रोप्रिएटनेस। तो ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट भी होने चाहिए, अच्छे नंबर में भी अवेलेबल होने चाहिए, और ऑडिट एविडेंस अप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। ठीक है, ताकि आप जस्ट अ सेकेंड, ताकि आप रीजनेबल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सको कि हाँ सब कुछ सही है यहां पर या नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ ऑडिटर का? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर ऐसे 500? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है, ऑन विच टू बेस इट्स कंक्लूजन्स। क्या क्या चीजें आप एज ए एविडेंस या सबूत के तौर पे काम में ले सकते हैं। When information used by management expert, अगर आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ले रहे हो एज अ ऑडिट एविडेंस जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने तैयार करी है, मतलब हमने तैयार नहीं करी है, जिसके बारे में हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसी ने तैयार करी है, तो पहले तो ये देखो कि वो एक्सपर्ट केपेबल, कॉम्पिटेंट है, ईमानदार है और उसको सूझबूझ है इन सब चीज़ों की। उसके काम को समझो कि उसने सही से किया भी है या नहीं किया है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अप्रोप्रिएटनेस। उसका काम मेरे लिए काम आएगा क्या? उसका काम मेरे लिए काम का है क्या? हो सकता है उसने जो चीज चेकिंग करी उसका मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है, मेरे ऑडिट में उसका कोई यूज ही नहीं है, तो बात ही खत्म। तो यू शुड चेक द अप्रोप्रिएटनेस। उसका काम
क्या मैं एविडेंस की तरह काम में ले पाऊंगा या मेरे काम का है या नहीं है। तो जब हम लोग मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की इंफॉर्मेशन यूज करते हैं तो हमें क्या देखना है, एक्सपर्ट केपेबल है, कॉम्पिटेंट है, उसने काम किस तरीके से किया है और उसका काम हमारे काम में आने लायक है या नहीं है। ये तो हुई बात जब मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने बनाया। अगर मैनेजमेंट ने खुद ने बनाया तो, अगर काम मैनेजमेंट ने खुद ने किया है तो वो देखेगा एक्यूरेट है, कंप्लीट है और रिलायबल है। हमेशा कोई भी इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, है ना, एंड इंफॉर्मेशन शुड बी अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मतलब यूजफुल, रेलेवेंट टू द वर्क, हमारे काम के लिए वो रेलेवेंट है या काम में आने लायक है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखनी है कि वो इंफॉर्मेशन अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी करती है क्या, वो सही है, एक्यूरेट है, पूरा सारी कैलकुलेशन सही है, कंप्लीट है, कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है उस इंफॉर्मेशन का, एंड रिलायबल, मैं उस इंफॉर्मेशन पे भरोसा कर सकता हूं, मैं उस इंफॉर्मेशन पे भरोसा कर सकती हूं या नहीं कर सकती। इवेल्युएट वेदर इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट, प्रिसाइज एंड डिटेल। वाह क्या शानदार वर्ड लिखा है, सफिशिएंट, प्रिसाइज एंड डिटेल। मतलब जितनी चाहिए ना उतनी ही है, जहां डिटेल चाहिए वहां डिटेल है, जहां शॉर्ट में चीज समझानी है वो शॉर्ट में है। अगर इंफॉर्मेशन इस तरीके से डिजाइन है तो बहुत अच्छी बात है। इंफॉर्मेशन शुड बी सफिशिएंट, प्रिसाइज, इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि उससे हम लोग समझ ही ना पाए कि वो क्या कहने वाली है। इट शुड बी सफिशिएंट, प्रिसाइज एंड डिटेल्ड, बराबर मात्रा में होनी चाहिए। जहां डिटेल्ड चाहिए वहां डिटेल हो, एक्सेसिव डिटेल भी नहीं हो और बहुत शॉर्ट में भी ना हो। डन है ये बात। तो ये दो चीजें हमको जब देखनी है जब मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन हम काम में ले रहे हैं, है ना। और ऑडिटर शुड डिटरमाइन इफेक्टिव मींस ऑफ सेलेक्टिंग आइटम फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल। होता क्या है, एक एंटिटी में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम सेल्स की बात करें तो हमने बहुत सारे डेटर्स को माल बेचा है। हो सकता है हम सबके खाते टेस्ट ना कर पाए या सबके खाते डिटेल में चेक नहीं कर पाए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजों को, कुछ आइटम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसे हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं, जिसको हम कहते हैं ऑडिट सैंपलिंग। क्या कहते हैं हम लोग, ऑडिट सैंपलिंग, जो आगे आने वाले चैप्टर में पूरा कवर होगा। ऑडिट सैंपलिंग की मदद से हम कुछ सेलेक्टेड चीजों को चेक करेंगे या टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे या टेस्ट डिटेल में करेंगे। ये चीज क्या होती है, दैट शुड ऑल्सो बी कवर्ड लेटर इन द चैप्टर, व्हाट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल। फॉर नाउ हर चीज बारीकी से वन बाय वन चेक करना इज टेस्ट ऑफ डिटेल, एंड इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ओके, तो ऑडिटर को क्या करना है, किस तरीके से आइटम चूज करूं, जो आपके पास इतना सारा डेटा है उसमें से जब आप आइटम चूज कर रहे हो वो भी आप बहुत इफेक्टिवली चूज करना। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन चैप्टर, फर्दर चैप्टर। ओके, इनकंसिस्टेंसी इन और डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या हुआ, सपोज मैंने एक ही क्वेश्चन दो एम्प्लॉय से पूछा, एक एम्प्लॉय ने उसका आंसर अलग दिया और दूसरे एम्प्लॉय ने उसका आंसर अलग दिया, दिस इज इनकंसिस्टेंसी। या ऐसा हो सकता है कि जब मैंने जो ऑडिट एविडेंस एनटीटी के रिकॉर्ड में से लिया और मैंने एक्सटर्नल एक्सपर्ट से लिया या एक्सटर्नल कंफर्मेशन ली, वो दोनों का आंसर सेम नहीं है। यानी एक ही चीज के बारे में दो अलग अलग सबूत मिले हैं, एक कुछ और कह रहा है और एक कुछ और कह रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है साहब, अगर इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी होते क्या हो जाएगा, आपको डाउट हो जाएगा। एक एम्प्लॉय अलग जवाब दे रहा है, दूसरा एम्प्लॉय अलग जवाब दे रहा है, आपको क्या हो जाएगा, डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। आपको डाउट हो जाएगा कि यार ये ऑडिट एविडेंस सही है, ये इंफॉर्मेशन सही है। आपको जैसे ही पता लगा कि दो एविडेंस आए, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, वैसे ही आपका दिमाग घूम जाएगा कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर या कुछ फ्रॉड या कुछ गड़बड़ होने के, मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस हैं।
ऐसे केसेस में ऑडिटर को अपने ऑडिट प्रोसीजर को मॉडिफाई करना पड़ेगा या नए ऑडिट प्रोसीजर्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले तो उसको पता ही नहीं था ना कि गड़बड़ हो सकती है। ऑडिट करते करते कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए जिससे कि रिस्क में बदलाव आ जाए या आपकी जजमेंट में चेंज आ जाए, तो आपको हाथों हाथ अपने ऑडिट प्रोसीजर को चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा या अपने ऑडिट प्रोसीजर को जो है और बढ़ाना पड़ेगा। आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। ओके, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी होता है और अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी होता है, एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट। ऑडिट एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एज वेल। ओके, अब हम पढ़ते हैं एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। इसका एस कहीं चला गया, इट्स सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ओके, सफिशिएंसी मतलब क्या होता है? इट मींस क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। कितने, 10 एविडेंस लूं, 20 लूं, 25 लूं, कितने लूं, ये कौन डिसाइड करेगा? व्हाट इज सफिशिएंट? हु विल डिसाइड व्हाट इज सफिशिएंट? 5 एविडेंस सफिशिएंट है, 10 एविडेंस सफिशिएंट है या 15? कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर की जजमेंट, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे ऑडिटर डिसाइड करेगा व्हाट इज सफिशिएंट एंड व्हाट इज अप्रोप्रिएट। ओके, तो सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी होता है। अब जैसे ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा बेटा? असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सबसे पहले ऑडिटर एंटिटी को समझेगा, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है साहब, जब ऑडिटर चीजों को देख रहा होगा, परख रहा होगा, एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल समझ रहा होगा, एंटिटी की वर्किंग समझ रहा होगा, उस दौरान ऑटोमेटिकली एक काम और ऑडिटर कर रहा होगा, दैट इज असेसिंग रिस्क। ऑडिटर ये भी चेक कर रहा होगा कि इस एंटिटी में क्या क्या रिस्क है, कितने रिस्क एरियाज हैं। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सीधी सी बात है, हाई द रिस्क मोर एविडेंस नीडेड, लोअर द रिस्क लेस एविडेंस नीडेड। हाई रिस्क होगी तो आपको ज्यादा एविडेंस चाहिए, और वहीं क्वालिटी भी आपको ज्यादा ही चाहिएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर अपन क्वालिटी की बात करते हैं, अगर एक ही एविडेंस इतना है कि मतलब फैक्ट है कि कोर्ट में भी रख दूं ना तो कोर्ट वो एविडेंस देख के मान जाए कि हाँ यही सही है और यही गड़बड़ है, तो अगर आपका एविडेंस बहुत ही क्वालिटी वाला है, बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, बहुत ही अच्छा ऑडिट एविडेंस है, तो जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी होगी उतने कम ऑडिट एविडेंस आपको चाहिए होंगे। समझ में आ रही है बात? आपके पास अगर क्वालिटी एविडेंस है तो आपको कम इकट्ठे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके एक दो एविडेंस ही इतने इंपॉर्टेंट है, इतने क्वालिटी वाले हैं, इतनी जेन्युइनली सारी बात कह रहे हैं, इतने अच्छे हैं कि अगर इन एविडेंस को लेके मैं कोर्ट में भी चल जाऊं तो भी मैं ये चीज प्रूव कर दूं। तो जब इतनी अच्छी क्वालिटी है तो आपको ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। हायर द क्वालिटी लेसर द एविडेंस रिक्वायर्ड, हायर द रिस्क मोर एविडेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑल्दो ऑब्टेनिंग मोर एविडेंस may नॉट कॉम्पनसेट पुअर क्वालिटी। अच्छा, ऑडिटर ने एक दिमाग लगाया, अच्छी क्वालिटी के एविडेंस तो मिल ही नहीं रहे, ऐसा करते हैं एक एम्प्लॉय से पूछ लिया, मैनेजमेंट से भी लिखा लिया, एक और कुछ और छोटा मोटा एविडेंस ले लिया, ऐसे करके 5 अलग अलग तरीके के एविडेंस ले लिए। बट कभी भी नंबर से आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अपना काम सही किया है। कभी भी क्वांटिटी जो है ना वो क्वालिटी को कॉम्पनसेट नहीं कर सकती। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैंने 10 एविडेंस ले लिए तो क्या फर्क पड़ता है कि क्वालिटी वाले हैं या नहीं। नहीं, क्वांटिटी यानी कि मोर एविडेंस कभी भी पुअर क्वालिटी को कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। यू शुड फोकस ऑन बोथ। हम हमेशा क्या बोलते हैं? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट नहीं बोलते, और आते ही ऑप्शन आ जाता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, यानी कि दोनों चीजें चाहिए भाई, क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। अब क्या क्या चीजें हैं जो इफेक्ट कर, अभी ये तो हमने पढ़ लिया कि ऑडिटर का जजमेंट ही डिसाइड करेगा व्हाट इज सफिशिएंट एंड व्हाट इज अप्रोप्रिएट, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर की जजमेंट पे असर डालते हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर जजमेंट एज टू सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं?
सबसे पहले मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब क्या होता है, भूल गए क्या हो गया। मटेरियलिटी ऐसी इंफॉर्मेशन जो यदि यूजर्स को पता लग जाए तो उनका डिसीजन चेंज हो सकता है। ऐसी इंफॉर्मेशन नॉलेज ऑफ विच में इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, मटेरियल। तो मोर मटेरियल असर्शन मोर एविडेंस। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका असर्शन, यानी आपकी कोई भी चीज जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख रखी है, या कोई भी चीज जो मैनेजमेंट बता रहा है, या कोई भी चीज के बारे में जिसके बारे में हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, अगर वो आइटम, वो चीज, वो एक्टिविटी बहुत मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। हायर द मटेरियलिटी हायर द एविडेंस रिक्वायर्ड। ये अपन ने वर्ड पढ़ा ही है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और एक शॉर्ट में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे फर्स्ट लेक्चर में कि जो इनहेरेंट रिस्क होती है, यानी बिना किसी कंट्रोल के जो रिस्क एंटिटी में है और कंट्रोल लगाने के बाद भी जो रिस्क रह जाएगी, उन दोनों के प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, इसको क्या कहते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। जितनी ज्यादा रिस्क उतने ज्यादा एविडेंस, सही बात है। और नेक्स्ट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। वैसे तो ये चीज कवर होएगी, वापस से मैं बता रही हूँ, ऑडिट सैंपलिंग वाले चैप्टर में। बार बार आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बार बार में सैंपलिंग, जो सैंपलिंग है दैट इज इन SA 530। ऑडिट सैंपलिंग है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 530, ऑडिट एविडेंस है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 500। यानी कहीं ना कहीं ये दोनों स्टैंडर्ड्स आपस में क्या है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम ऐसे 500 में ऐसे 530 की बात करते हैं। क्या कहता है ये, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इट मींस नंबर ऑफ आइटम इंक्लूडेड इन पॉपुलेशन। आपने एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ले ली, सपोज आपको कोई पर्टिकुलर चीज चेक करनी है जिसके अंदर 100 आइटम्स है। अब आप चूज करने वाले हो सैंपलिंग। आपने सोचा है कि भाई मैं 100 के 100 आइटम चेक नहीं करूंगा, डिटेल में चेक नहीं करूंगा, मैं तो क्या करूंगा, सैंपलिंग करूंगा। ठीक है, तो 100 आइटम्स में आपने लगाई सैंपलिंग। सैंपलिंग लगा के आप 5 भी सेलेक्ट कर सकते हो, 15 भी सेलेक्ट कर सकते हो, 50 भी सेलेक्ट कर सकते हो, सही बात है। सो दिस इज नॉन एज साइज ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी दिस इज, ये 100 आइटम इज नॉन एज साइज ऑफ पॉपुलेशन। और उसमें से आप जितने सैंपल निकाल लेते हो, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे कि हमने ये सैंपल ड्रॉ करे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम जो पूरे पॉपुलेशन में, ये साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब मान लीजिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और सब हेट्रोजीनियस है, ये 100 के 100 आइटम अलग अलग तरीके के, दे आर हेट्रोजीनियस, अलग अलग है, सब में कुछ अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग क्वालिटी, एंड पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। ऐसे केसेस में ज्यादा एविडेंस चाहिए। वहीं अगर पॉपुलेशन बहुत सिंपल है, होमोजीनियस है, एकदम एक जैसी है, और स्मॉल पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली बात है आपको वहां कम एविडेंस चाहिए। तो जितनी ज्यादा वेराइटी है पॉपुलेशन में और जितना ज्यादा नंबर है पॉपुलेशन का, उतने ज्यादा आपको एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। क्लियर है बात। तो 3 चीजों पे डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए सफिशिएंसी क्या है। पहली चीज है मटेरियलिटी, दूसरी चीज है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और तीसरी चीज है साइज ऑफ पॉपुलेशन। ज्यादा मटेरियल आइटम ज्यादा चाहिए ऑडिट एविडेंस, ज्यादा रिस्क ज्यादा चाहिए ऑडिट एविडेंस, ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन, ज्यादा हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, ज्यादा चाहिए एविडेंस। क्लियर है बात, आगे बढ़े। नींद आ रही है पर सोना नहीं है, क्योंकि आज सो गए ना बेटा, कसम से जिंदगी में सोना मुश्किल हो जाएगा फ्यूचर में। तो जागते रहिए, चाय पीते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सफिशिएंसी के बाद जो दूसरा नाम आता है वो है अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएटनेस, ओके, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। इट इज क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, पढ़ चुके हैं हम लोग, यानी कि उसकी रेलेवेंस, रिलायबिलिटी। रेलेवेंस मतलब हो सकता है, मतलब हो सकता नहीं, मतलब होता है। रेलेवेंस मतलब होता है कि आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, आप जो चीज ढूंढना चाह रहे हो, आपका जो उद्देश्य है, उसके लिए वो काम का है या
नहीं है, तो दैट इज रेलेवेंट एंड रिलायबल, विश्वास करने लायक भी है या नहीं है, वो इंफॉर्मेशन भरोसा करने लायक भी है या नहीं है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने इंफॉर्मेशन का सोर्स कहाँ से लिया है। देखो एक सीधी सी बात है, मान लो अगर मैंने एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं एविडेंस बाहर से लाई हूं, किसी टैक्सेशन अथॉरिटी से स्टेटमेंट निकाल लिया, किसी गवर्नमेंट से कोई चीज निकाल ली, या मैंने डेटर से कंफर्मेशन ले लिया, या मैंने डेटर को फोन लगा के पूछ लिया कि भाई ये सही है या नहीं है, या मैंने एक्सटर्नल एक्सपर्ट से कुछ राय ले ली, ऑब्वियस ही बात है उसका सोर्स अगर एक्सटर्नल है तो वो डेफिनेटली ज्यादा रिलायबल होगा। क्लियर है बात? तो सोर्स विल ऑल्सो डिसाइड द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। दूसरा क्या है, नेचर, किस तरीके का एविडेंस है, किस तरीके का इंफॉर्मेशन है, एंड सर्कमस्टेंसेस, किन सर्कमस्टेंसेस में वो आपने ऑब्टेन किया है, दैट विल ऑल्सो डिफाइन द रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, वापिस से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आ गया। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आते ही अपने दिमाग के जो है बटन खोल लीजिए, दिमाग के बटन, हाँ हाँ चेन खोल लीजिए, दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नंबर अब उसके अंदर छाप लीजिए। हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग यानी कि ऐसे 330, द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू ऑडिट असेस्ड रिस्क। क्या नाम है इस ऐसे का? द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। It require auditor to obtain sufficient and appropriate audit evidence to reduce the audit risk to acceptable low level। ये हमने पहले भी पढ़ा था, acceptable low level, यानी कभी भी हम ऑडिट रिस्क को जीरो कर सकते हैं क्या? नहीं, ऑडिट रिस्क जीरो हो ही नहीं सकती। ऑडिट रिस्क जीरो क्यों नहीं हो सकती? क्वेश्चन आता है ऑडिट रिस्क जीरो क्यों नहीं हो सकती? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ी थी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में। हमारे ऑडिट में कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ ऐसे रुकावटें हैं जिसकी वजह से कभी भी ऑडिट रिस्क जीरो नहीं हो सकती। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑडिट रिस्क को जीरो क्यों नहीं कर सकते, आप इनहेरेंट लिमिटेशंस लिख दीजिए कि भाई इन वजह से हम लोग कभी भी ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। दैट मीन्स ऑडिट रिस्क को सिर्फ हम एक्सेप्टेबल लो लेवल तक ला सकते हैं, मतलब हम लोग सिर्फ इस लेवल तक ला सकते हैं कि हाँ यार इतनी रिस्क तो झेलने लायक है, बर्दाश्त करने लायक है, इतनी रिस्क तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कौन कहता है कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो ताकि ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लो लेवल तक आ जाए? ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 330। ओहो बहुत सारा नंबर बढ़ गया। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसे 330 ये कहता है द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क कि आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। ओहो एक और ऐसे आ गया, ऐसे 200 क्या कहता है साहब? पहले इसका नाम नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, अभी आप नंबर पढ़िए। ऐसे 200 क्या कहता है कि आपको जो है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, कॉस्ट बेनिफिट बैलेंस या और भी कोई रेलेवेंट फैक्टर है, ये सब डिसाइड करेंगे व्हाट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। आपके पास समय की कमी है, कम एविडेंस लेने पड़ेंगे, क्वालिटी एविडेंस लेने पड़ेंगे ताकि जल्दी कंक्लूजन कर सकें। आपको ये भी देखना पड़ेगा कोई एक एविडेंस लेने में आपको इतने ज्यादा रुपए लग जाएंगे, उतने का तो उसमें बेनिफिट ही नहीं है, उसको छोड़ना पड़ेगा, दूसरे पे आना पड़ेगा। आप किस तरीके का प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं दैट विल डिसाइड व्हाट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ठीक है, ओके। सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, कहां से लाऊं सबूत? आखिर कोर्ट तो सबूतों पे विश्वास रखती है ना, लेकिन आखिर ये सबूत मैं कहां से लाऊं? आप लाओ अकाउंट के रिकॉर्ड से, जनरल लेजर बैलेंस, खाते पड़े इतने, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, P&L है, अकाउंट्स के रिकॉर्ड से लाओ, एनालिसिस करो, चेक करो उस रिकॉर्ड को। उस रिकॉर्ड को चेक करते हुए हो सकता है आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज नजर आ जाए। जब आप चेक कर रहे हो, आप देख रहे हो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है,
क्या हो गया भाई, अचानक इतनी प्रिंटिंग कैसे, डाउट है ना। रीपरफॉर्मिंग प्रोसीजर, कोई काम मैनेजमेंट ने किया है आप उसको रीपरफॉर्म कर दो, देखे सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक सैंपल ट्रांजेक्शन डाल के देखो सिस्टम में, सिस्टम उसको सही से प्रोसेस कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, सपोज मैंने कोई अमाउंट डाला, सिस्टम उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, मैंने ऑलरेडी मैनुअली कैलकुलेटर से, क्योंकि हम तो 2+2 भी किससे करते हैं, कैलकुलेटर से ही करते हैं, हम सीए के बच्चे हैं। कैलकुलेटर से मैंने पहले एक अमाउंट निकाल ली और अब मैं सिस्टम को मैं चेक कर रही हूँ कि सिस्टम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, देखो सही कैलकुलेशन हो रही है या नहीं हो रही है सिस्टम में। रीपरफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारा सबूत है। अगर कोई बात किसी मीटिंग के मिनट्स में लिखी हुई है, आई होप आपको मिनट्स का मतलब पता होगा, और अगर नहीं पता तो मिनट मतलब ये होता है जब भी कंपनी में कोई मीटिंग होती है, जब भी कंपनी में कोई मीटिंग होती है, ऑडिट कमेटी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स की, हर मीटिंग के मिनट्स तैयार करते हैं। अब ये मिनट्स में क्या होता है, मीटिंग कब शुरू हुई, मीटिंग में कौन कौन लोग था, मीटिंग में जो है क्या क्या मैटर डिस्कस किए गए, कौन से मैटर को अप्रूव किया गया, कौन सी बात को रिजेक्ट कर दिया गया, जिस बात को अप्रूव किया गया उसके फेवर में कितने लोग थे, अगेंस्ट में कितने लोग थे, और उसके बाद हम बात करते हैं रिजेक्ट किया तो कौन कौन लोग थे जिन्होंने रिजेक्ट किया, इसमें किन लोगों की राजी थी कि भाई हाँ वो तो रेडी थे लेकिन मेजोरिटी ने रिजेक्ट किया, तो किन किन ने रिजेक्ट किया, ये सारी डिटेल्स हम लोग मिनट्स में लिखते हैं। यानी क्या क्या डिस्कस हुआ मीटिंग में और क्या क्या फाइनल हुआ, क्या क्या कंक्लूड हुआ, एवरीथिंग इज कंटेन्ड इन मिनट्स। तो मिनट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि मिनट के अंदर क्या होते हैं, मेजर डिसीजंस, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना, चाहे वो बोर्ड ने लिए हो चाहे वो शेयर होल्डर ने लिए हो, दैट डिसीजंस आर इंक्लूडेड इन मिनट्स। यानी मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई चीज मिनट में लिखी हुई है और वो चीज आपको लाइव देखने को नहीं मिल रही है, तो ये भी आपके लिए एक सबूत का काम कर सकता है कि यार आपने मिनट्स में तो ये डिसाइड किया था, फिर आप ये चीज फॉलो क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट है रिकंसाइलिंग रिलेटेड टाइप ऑफ सेम इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है ये, एक इंफॉर्मेशन के अलग अलग कुछ है पार्ट्स, उनको रिकंसाइल करो, चेक करो। इसका एक सीधा सा एग्जांपल है जो हम 11th में पढ़ते थे, रिकंसिलेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट। हम हमारे यहाँ का बैंक का बैलेंस से लेकर बैंक में जो बैलेंस चल रहा है उसको टैली करते थे। अगर कुछ गड़बड़े हुई तो ऑब्वियसली बात सामने आई जाती थी। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, ये सबसे लीस्ट क्या कह सकते क्वालिटी वाला है, क्योंकि आप चोर से ही लिखवा के लेते हो कि मैंने चोरी नहीं की, तो ये कितना रिलायबल होगा, समझ सकते हो ना तुम। हमें मैनेजमेंट की गलती निकालनी है, हमें जो एंटिटी है उसकी गड़बड़े निकालनी है, और हम उन्हीं से कह रहे हैं कि आप लिख के दे दो कि सब सही है, तो ये दिस इज द लीस्ट रिलायबल, ओके, या लीस्ट कह सकते हैं कि क्वालिटी। बट हाँ, ये सजेस्ट किया जाता है कि आप कोई भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो उसके साथ में मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लो। ये एक क्या कह सकते हैं ना, वो अपन क्या कहते हैं, तिलक उसके समान है, नेक के समान की, भैया 1 रुपए का सिक्का तो रख ही लेते हैं ना, 100 रुपए देने तो 100 रुपए ही है, लेकिन 1 रुपए का सिक्का अपन साथ में रख लेते हैं। तो भैया यार ऑडिट एविडेंस तो मैंने सारे ऑब्टेन कर लिए, लेकिन इसको साथ में रखो। सो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी एक तरीके का ऑडिट एविडेंस है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा ये सवाल था कि यार मेरे को एविडेंस ऑब्टेन करने, तो मैं आखिर ये एविडेंस ऑब्टेन करूं कहां से? तो उसका जवाब मिल गया आपको, कहां कहां से आप एविडेंस ला सकते हैं। ये तो कौन सा सोर्स बताया था हम लोगों ने, एंटिटी के अंदर। अब दूसरा सोर्स क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले ली। डेटर को फोन लगा के मैंने पूछा कि साहब आपको इस कंपनी से कितने रुपए जो है चल रहे हैं उधार, आप कितने रुपए चुकाओगे हमको कंपनी को? उसने कहा 1 लाख रुपए देने साहब। कंपनी के रिकॉर्ड चेक करें, डेटर के खाते में 90,000 ही आ रहे हैं। 10,000 का लफड़ा, ऐसा कैसे? हाथों हाथ चेक करो कि कौन सा आइटम मिस हो गया, कौन सी एंटर मिस हो गई, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। उसके अलावा जैसे मान लो आपका स्टॉक वेयर हाउस में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है,
किसी थर्ड पार्टी के यहाँ पर आपने वेयर हाउस किराए पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारा स्टॉक था, आपके पास रखने की जगह नहीं है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वेयर हाउसिंग के बिजनेस में होते हैं, मतलब उनके सिर्फ गोडाउन होते हैं, आपने वो गोडाउन किराए पे ले लिया, वहां पे अपना सामान रख दिया और हो गया काम। ऑडिटर आया था, ऑडिटर ने स्टॉक वेरीफाई किया, स्टॉक वेरीफाई करते वक्त ऑडिटर ने कहा स्टॉक तो कम है, तो आपने कहा कि हाँ साहब हमारा स्टॉक तो कहाँ रखा हुआ है, वेयर हाउस में रखा हुआ है। तो आपने वेयर हाउस कीपर को या वेयर हाउस जिसका उसको बोला, हेलो भैया आपके पास उस कंपनी का कोई सामान रखा हुआ है? वेयर हाउस वाले बोलेगा हाँ साहब इतना रखा हुआ है, उसको टैली कर लेगा फटाफट कि यार बुक्स में भी उतना ही है जितना वेयर हाउस वाले ने बोला। तो थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लेंगे। एनालिस्ट रिपोर्ट, कोई एनालिस्ट है जो अलग अलग चीज़ों का एनालिसिस करता है, उसकी रिपोर्ट के देख लेंगे कि क्या रिपोर्ट है। कंपेरेबल डाटा अबाउट कॉम्पिटिटर, कैसे होगा ये? जैसे मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटर है हमारा, उस कॉम्पिटिटर का नेट प्रॉफिट रेशियो 10% है, हमारे यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो 5% ही है। कंपेरेबल है बिकॉज दोनों कॉम्पिटिटर है, दोनों एक ही तरीके के बिजनेस में है, तो लगभग दोनों का जो प्रॉफिट है वो भी मिलता जुलता होना चाहिए लगभग। इसका 10% होता है, अपना 5% ही होता है, इतना डेविएशन। ये जो ऑडिटर है ये इसके लिए एक पॉइंट है चेक करने का कि यार इतना सिग्निफिकेंट डेविएशन कैसे हो सकता है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंटिटी दैट इज एक्सटर्नल सोर्सेज आर मोर, ये तो ऑब्वियस ही बात है, लिखित बात है। आप बाहर के किसी व्यक्ति से कोई चीज पूछ रहे हो, जानकारी ले रहे हो, किसी एक्सपर्ट की, एनालिस्ट की रिपोर्ट ले रहे हो, या खुद ही थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले रहे हो, डेफिनेटली वो ज्यादा रिलायबल होगा इंटरनली जनरेटेड, क्योंकि इनको तो किसने तैयार करा है? इंटरनली जनरेटेड को तो तैयार ही किसने किया है? मैनेजमेंट ने तैयार करा है। अगर मैनेजमेंट को आपसे कोई बात छुपानी हुई तो वो तो पहले ही इसमें गड़बड़ झाला करके रखेगी और ऐसे सेटिंग करेगी जिसे हमने 11th में पढ़ा था, विंडो ड्रेसिंग करेगी। पता नहीं याद है आप लोगों को या भूल गए, क्योंकि ये भूले बिसरे गीत के प्रायोजक हो गए। विंडो ड्रेसिंग, लीपा पोती करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बढ़िया बना दिया, सुंदर बना दिया, ऐसे उसमें छुपा दी चीजें कि ऑडिटर आवे तो उसको दिख ही नहीं पावे कि ये भी गड़बड़ है क्या। आगे बात समझ में? तो ऑब्वियसली बात है एक्सटर्नल सोर्सेज आर मोर रिलायबल, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, क्या कहता है ये? ऑडिट एविडेंस आपको घर बैठे बैठे थोड़ी आ जाएंगे, ला भाई एक एविडेंस दे दे, ला भाई दूसरा। आपको कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, आपको कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, कुछ आपको जाकर एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर पाओगे? एविडेंस इकट्ठे कर पाओगे। ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या कह रहा है ये? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना पड़ेगा और एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा। एक तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना पड़ेगा और एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल, ठीक है। ये वर्ड पहले भी आए थे जब मैंने आपको कहा था कि डिटेल में हम डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि ऑडिट प्रोसीजर क्या है, ऑडिट प्रोसीजर के अंदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है और टेस्ट ऑफ डिटेल क्या है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट इज ऑडिट प्रोसीजर। आखिर ये ऑडिट प्रोसीजर होता क्या है? ऑडिट प्रोसीजर इज बेसिकली हम लोग जब कोई वर्क कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई चेकिंग कर रहे हैं, दैट इज ऑडिट प्रोसीजर। Nature, timing and extent of audit procedure is affected by the fact that some information is available only in electronic form. ये क्या कहना चाह रहा है? Only at a certain period of time. समझो बात को। मुझे जो है चेकिंग करनी है, ठीक है। अब उस चेकिंग में मुझे सिस्टम के अंदर कोई एक डेटा चेक करना है, ठीक है। मैं ऑडिट करने गई हूँ, ऑडिट के अंदर मुझे सिस्टम के अंदर कोई डेटा चेक करना है, पर वो डेटा सिर्फ 5 डेज तक ही मेंटेन रहता है। तो यानी कि ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहला काम मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बाद में करूंगा जब तक तो ये डेटा सिस्टम से उड़ ही जाएगा। सपोज मुझे कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करनी है और कैमरे का जो भी हमारा बैकअप होता है वो हम 1 महीने तक का ही रखते हैं या 3 महीने तक का ही रखते हैं, ऐसा कुछ।
तो ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि यार कहीं मैं अगर लास्ट में कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने गया तो कहीं ये उड़ ना जावे, रिकॉर्डिंग खत्म ना हो जावे, लैप्स ना हो जावे टाइम, तो उसको ये काम पहले करना पड़ेगा। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, क्या क्या चेक करना है, किस हद तक चेक करना है, कब चेक करना है, दैट पर्टिकुलर थिंग, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ये किस पे निर्भर करती है कि इंफॉर्मेशन कब अवेलेबल है, कब अवेलेबल नहीं है। इंफॉर्मेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो कहीं वो थोड़े समय बाद उड़ तो नहीं जाएगी, या उसका अनअवेलेबल तो ना हो जाएगी, या कोई इन्फॉर्मेशन, कोई पर्टिकुलर चीज़ मुझे एक पर्टिकुलर टाइम तक ही अवेलेबल रहती है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं पहले चेक कर लूँ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी एंड पीरियड ऑफ टाइम टिल वो अवेलेबल रहेगी, हमें उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, देखो इसमें एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, इफ बैकअप फाइल डज नॉट एग्जिस्ट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हमारी बैकअप फाइल जो है वो एक थोड़े टाइम के बाद अवेलेबल नहीं रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पॉलिसी है, कंपनी की जो रिटेंशन पॉलिसी है, कंपनी ने जो पॉलिसी बना रखी है कि हम इतने टाइम तक संभाल के रखेंगे, वो है कम, और हमारी ऑडिट अभी चलने वाली है लंबी। तो डेफिनेटली ऑडिटर को पहले वो वाले ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, और या फिर मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि जो आप 5 दिन तक रखते हो या आप 3 महीने तक रखते हो, वट एवर द टाइम इज, उसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। ठीक है, अब जो आगे है दैट इज ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, रीपरफॉर्मेंस एंड इंक्वायरी। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको करके हम लोग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। बट आई थिंक अभी एक शॉर्ट ब्रेक और शॉर्ट रिकैप की ज़रूरत है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे। तो आज हमने ऑडिट एविडेंस के बारे में ही पढ़ा। ऑडिट एविडेंस ऐसे 500 है। हमने पढ़ा एविडेंस एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल मतलब रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, है ना, मिनट्स, जो एंटिटी के अंदर ही अवेलेबल है। एक्सटर्नल मतलब थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेना, या किसी एनालिस्ट या एक्सपर्ट की रिपोर्ट लेना, या कॉम्पिटिटर के डेटा से मैच करना, ये हो गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सोर्स डेफिनेटली वही ज़्यादा रिलायबल है ही। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था इसके अंदर कि सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने। तो सफिशिएंट क्या है और अप्रोप्रिएट क्या है? ठीक है, सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतने कम ऑडिट एविडेंस आपको चाहिएंगे। अब कितने ऑडिट एविडेंस चाहिएंगे? मटेरियल आइटम है, ज़्यादा ऑडिट एविडेंस चाहिएंगे। रिस्क ज़्यादा है, ज़्यादा ऑडिट एविडेंस चाहिएंगे। पॉपुलेशन बड़ी है, ज़्यादा ऑडिट एविडेंस चाहिएंगे, है ना। और क्वालिटी की बात करें तो जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए। जहां से वो इन्फॉर्मेशन आया है, जहां से वो सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, एविडेंस का, वो सोर्स भी रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट की या मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की कोई इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हो तो चेक करो वो रिलायबल है, एक्यूरेट है, या जो एक्सपर्ट ने बनाया है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमारे काम में आने लायक भी है या नहीं है। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा, बहुत सारी छोटी चीजें और समझी। सिर्फ अगर आप डेली का डेली जितना हमने पढ़ा उतना सा पार्ट भी अगर आप रिपीट करके रीड कर लो, याद कर लो, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर छप जाएगी, याद हो जाएगी। और 2 तरीके होते हैं कोई भी चीज़ को लर्न करने के लिए। एक तो जैसे मैंने बताया ऑडियो है ही आपके लिए, उसके अलावा विजुअल्स भी है, सीन भी है, ताकि आप उस चीज़ को और बेटर तरीके से समझ पाएँ। ओके, टिल देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सिया। और इतनी शांति से पेशेंटली मुझे सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।